सीमांचल की 24 सीटें निर्णायक भूमिका में हैं। आरजेडी का एमवाई समीकरण, असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री क्या लगता है चुनौती बनकर उभरे हैं? मैं कह रहा हूं कि सीमांचल के लोगों के लिए वहां एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाने की बात कौन कर रहा है? ओवैसी जी कर रहे हैं क्या? या मोदी जी को मौका मिला तो किए, नीतीश जी को मौका मिला तो किए। अगर वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाते हैं, चाय की फैक्ट्रियां लगाते हैं, वहां पे अनाज की फैक्ट्रियां, अनाज फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्रियां जो चिराग जी के मंत्रालय है, अगर वहां से लगता, ये जीतन राम मांझी जी के पास में जो मंत्रालय है, उससे अगर वहां पे फैक्ट्रियां लग जाती तो वहां के शिक्षा व्यवस्था भी सुधरता, वहां पे पलायन रुक जाता। अगर हर एक अनुमंडल में, हर एक प्रखंड में अगर कॉलेज खुलते तो पढ़ाई के लिए वहां से बाहर नहीं जाना पड़ता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। इलाज के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, चाहे जानकारी हासिल रखिए भाई। सोल्यूशन जो है ना। मनीष जी जल्दी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। मनीष जी जल्दी जवाब रखिए। और मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लीज इसे अपना इलेक्शन कैंपेन का मंच मत बनाइए कोई भी। जो तकदीर और तस्वीर बदला है उस पर तो आपको बोलने का कोई हक ही नहीं है। सीमांचल को आप लोगों ने तस्करी का खजाना बना रखा था। एक समय था सीमांचल जाने लायक नहीं होता था। आज कोसी मेची परियोजना से पूरा जो क्षेत्र है, आज मखाना की खेती से पूर्णिया में, आज एयरपोर्ट से लेकर सारा जो है, आज हर घर बिजली पहुंचाने का काम, सड़क पहुंचाने का काम, पुल बनाने का काम, कोसी के ऊपर यह सारा जो काम हुआ है, आप उस पर जो है तो छाती पीट रहे हैं। आपको विकास नहीं दिखता तो इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन जनता को पता है कि वहां पर विकास हो रहा है। इसलिए आज सीमांचल में एनडीए को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलने जा रही है। आज सीमांचल के अंदर जो है ना, वो उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलने जा रही है। और आप बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि आपको जब मौका मिला राष्ट्रीय जनता दल को, आप अपनी कुर्सी करते आए, चित्रा जी, अपने परिवार का चित्रा जी, भला किया है। बार आपके महागठबंधन की तरफ से एक रोजगार की बात कही गई कि भाई हम रोजगार लेकर आएंगे। तेजस्वी को एक युवा चेहरे के तौर पर आप लोगों ने बार बार सामने एस्टैब्लिश किया और खुद उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा भी बताया। लेकिन खासतौर से सीमांचल के इलाके में एमवाई समीकरण की बात होती है और कांग्रेस ने हमेशा A to Z यानी कि सबको साथ लेने वाले संदेश पर आप लोगों ने काम किया है। आपको लगता है कि ऑन ग्राउंड सेकेंड फेज के पर्सपेक्टिव से ये उस तरीके की धार दे पाया है जो महागठबंधन को और खुद कांग्रेस को इंडिविजुअली फायदा पहुंचाएगा? पूर्णिमा जी नमस्ते। और आपका सीमांचल के प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं यहाँ पे जो बहस हो रही थी उसके ऊपर जरा 10 सेकेंड अपनी टिप्पणी पेश करना चाहूंगी कि यहाँ भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनके मन में हार का डर तो है लेकिन जबान में व्यवस्था का अहंकार है, वो जाता नहीं है। इन्होंने कहा विकास की लट, इन्होंने इतनी विकास की है कि इनके मैनिफेस्टो में ये कुछ लिखने लायक ही नहीं रह गए थे। और वर्ल्ड की सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होगी, इतनी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करने पर मजबूर हो गए थे। यहाँ पे इन्होंने कहा कि सीमांचल में इन्होंने इतना विकास किया है कि इन्होंने 5% तो जीएसटी मखाना फार्मर्स के ऊपर लगा दिया है। 80 रुपए किलो आप मखाना खरीदते हैं जिसकी बाहर मार्केट में डिमांड 2000 रुपए किलो है, क्यों मखाना फार्मर्स को उनका एमएसपी नहीं है दे देते? तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी तमाम बातें जो है वो यहाँ पे एनडीए की सरकार, अरे पहले थोड़ा पता लगा लीजिए, बहस में आने के पहले थोड़ा रिसर्च करके बैठा पहले मनीष जी उनकी बात होने दीजिए। मनीष जी पहले उनकी बात पूरी, मनीष जी पहले उनकी बात पूरी बोलिए। चित्रा जी, सीमांचल की जब आप बात करिए मैडम, तो लास्ट टाइम जब 2020 में आप ओवैसी जी की बात करें तो वहां पे वो अलायंस में थे बीएसपी के साथ और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, इसीलिए वहां पे समीकरण अलग था। लेकिन नहीं, इस बार तो आपके साथ भी आना चाहते थे, आपने कह दिया नमस्ते। एग्जैक्टली माय पॉइंट, क्योंकि हमें पता है कि इस देश के मुसलमान को हमारे ऊपर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि हमने या इसीलिए कि वो आपको कट्टरपंथी नजर आते हैं, या इसीलिए क्योंकि वो आपको कट्टरपंथी नजर आते हैं? हमेशा हमने सर्वधर्म समभाव को कायम रखा है। नहीं, लेकिन ओवैसी साहब तो आपको कट्टरपंथी दिखते हैं। इन्होंने पेटेंट करा रखा है मुसलमानों का। मैं बीजेपी की, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम उनके साथ अलायंस में चले जाएंगे? देखिए यही तो दुर्भाग्य है, उन्होंने इस देश के यही तो दुर्भाग्य है। अब आपकी स्ट्रैटेजी आप जाने,
आपकी सिर्फ वोट स्ट्रैटेजी बैंक से ज्यादा चित्रा ये जी लोग आप कुछ जाने सोचते ही नहीं है। क्योंकि सीमांचल के इलाके में बढ़त अगर मिलती ओवैसी के आपके साथ रहते हुए तो वो आपके लिए ओवरऑल महागठबंधन के लिए ज्यादा फायदेमंद होता। हालांकि आई एम नो वन टू स्ट्रैटेजाइज योर पार्टीज स्ट्रैटेजी, मैं उसमें कुछ कोई भी रोल प्ले नहीं करती हूं, लेकिन क्योंकि वो शायद एक्सट्रीमिस्ट दिखते हैं, वो कट्टरपंथी दिखते हैं, इसीलिए आपको उनको जगह देने की आप लोगों को लगी नहीं कि जरूरत है। किशोर कुणाल साहब, कल की जिस तरीके की तैयारी है, अंतिम चरण को बहुत निर्णायक माना जा रहा है, कुछ ऐसी जगह है जो कि बहुत क्लियरली एनडीए के पक्ष में पिछले चुनावों में जाती हुई नजर आई थी, लेकिन इस बार की रणनीति में क्या कोई गैप आपको दिखता है? जैसा कि विपक्ष कहता है कि भाई सीमांचल का ये जो इलाका है यहाँ पर एनडीए बहुत कमजोर है। अब आप मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ लाने की बात खुलकर कह सकते हैं और वो खुलकर ये कहेंगे कि हमें तो वैसे भी मुस्लिम वोट देते नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी को तो देते हैं। तो क्या सीमांचल में कोई गैप नजर आता है? अनम्यूट कर लेंगे किशोर कुणाल जी। मेरी बात जा रही है? अब आ रही है किशोर जी, अब आ रही है। देखिए पूर्णिमा जी, फेज 1 हो या फेज 2 हो, सीमांचल हो या मिथिलांचल हो, सिर्फ एक ही एजेंडा हमारा है, विकास, अमन, शांति, सद्भाव और सबका विकास। और इसी फॉर्मूला के तहत हम लोग चुनाव लड़े हैं। चाहे पहले फेज की 121 सीट की बात हो या दूसरे फेज के 122 सीट की बात हो, हमारी लड़ाई, हमारा जो चुनाव हुआ है माननीय नीतीश कुमार जी के नाम पर, उनके काम पर और उनके परिणाम पे, जिस प्रकार से हम लोगों ने तकरीबन 1 करोड़ लोगों को रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी रोजगार देने का वादा किया है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबन बनाने का वादा किया है और जिस प्रकार से हम लोगों ने 20 साल में शानदार काम किया है बिहार के लोगों के लिए, इसी मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक विपक्ष की बात है, चाहे आरजेडी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, आपने देखा होगा कि ये लोग माई समीकरण, बाप समीकरण टाइप के कई सारे फॉर्मूलाज पे बात करते हैं। इनके लिए वोटर की चिंता नहीं होती है, इन्हें वोट बैंक की चिंता होती है। और ये लगातार एनसीपी हों या राजद के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, आपने देखा होगा 2022 में जब ओवैसी जी की पार्टी के 4 विधायक को पूरा गया था, तो ओवैसी जी बोल रहे थे कि भाई हमारे 4 पूरे गए हैं, 40 लगे। वही ओवैसी जी अगले 3 साल में राजद के यहाँ डोल के साथ अपने भाजपा के लोगों ने आपके 6 विधायक तो दिए, जरा ऊपर भी प्रवचन दे दीजिए। हमारे गठबंधन में उत्पल जी उनकी बात होने दीजिए। किशोर जी, उत्पल जी उनकी बात होने दीजिए पूरी। भाजपा के लोगों ने आपके 6 विधायक तो लिए, जरा ऊपर भी प्रवचन दीजिए। चरित्र है और इसको अल्पसंख्यक समाज बखूबी जान चुका है। अल्पसंख्यक समाज को पता है ओवैसी जी के लिए बड़ा दुख हो रहा है, आपके खुद 6 विधायक भाजपा के लोगों ने तोड़ दिया है। अल्पसंख्यक समाज को ये भी पता है कि ओवैसी जी, उत्पल जी, किशोर जी, आप सभी की बात को बहुत इत्मीनान से सुन रहे थे। उनके एयर टाइम को हाईजैक मत करिए सर, उनके एयर टाइम को हाईजैक मत करिए सर, उनकी बात को पूरा होने दीजिए, फिर काउंटर में अपनी बात रखिएगा, काउंटर में सर अपनी बात रखिएगा, बोलिए सर। यही राजद का पूरा पॉलिटिक्स है, इनके पॉलिटिकल स्कूल में यही आपके 6 विधायक तो थे ना भाजपा के लोग, सामने वाला बात करके इसका दुख नहीं है आपको? किशोर जी, इतना भाजपा के लोग वल्लभ जी, शायद आपको मेरी आवाज आई नहीं है। तो मैं कह दूं कि ओवैसी जी और तेजस्वी जी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पूर्णिमा जी, वल्लभ जी, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, बहुत देर से वो आप लोगों की बातों को इत्मीनान से सुन रहे थे। उनके एयर टाइम को हाईजैक मत करिए, जब आपके काउंटर का समय होगा अपनी बात रखिएगा। तो यह भी मैं स्पष्ट कर दूं कि ओवैसी जी और तेजस्वी जी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, ये मुस्लिम या अल्पसंख्यक, ठीक है सर, बट बी टीम ओवैसी साहब कहलाए गए हैं बीजेपी के ही, आप चाहे, और इस बार भी इसी भरोसे पर आप लोग हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अगर वोट काटते हैं तो अल्टीमेटली फायदा इंडिया का ही होगा।